हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमरान बेगम। आज हम वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो इकाई 1 में है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। कल या पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा बालक शिक्षा व जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, अपने सफलता और असफलता प्राप्त करता है एवं सभी कार्य पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करता है। यानी पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पे चलकर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण कर्म है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी यह अध्ययन का निश्चित क्रम है और यह यानी पाठ्यक्रम अध्ययन का एक निश्चित क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अपना व्यक्तित्व का विकास करता है एवं नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और सर्वांगीण विकास करता है। अब बात यह है, तो ऐसे कौन से पाठ्यक्रम में विषय शामिल किए जाए जिससे एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। तो ऐसे कौन से सिद्धांत, ऐसे कौन से नियम है जिसके कारण पाठ्यक्रम को हम एक अच्छा बना सकें, पाठ्यक्रम एक बालक के अनुसार बन सके, पाठ्यक्रम एक बालक की मानसिक आयु के अनुसार बन सके। तो ऐसे कौन से नियमों को, ऐसे कौन सी बातों को हम सम्मिलित कर सकें। तो अब है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। जैसे पहला है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मनुष्य के जीवन से संबंधित हो, बालक के जीवन से संबंधित हो। मतलब कि बालक के जीवन से संबंधित होगा तभी वो पाठ्यक्रम अच्छा होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में वही बातें शामिल करनी है, वही विषय वस्तु को शामिल करना है जो बच्चे के जीवन से संबंधित हो।
उसको जीवन जीने की शैली सिखा सके, उसको जीवन में सही और गलत की परख करना सिखा सके। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई बालक को वही शिक्षा दे जो वो अपने जीवन में उपयोग में ले सके, उसका उपयोग कर सके, तो वो पाठ्यक्रम हमारा सार्थक है। और अगर पाठ्यक्रम में अगर इन बातों को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो वो पाठ्यक्रम एक अच्छा नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद में दूसरा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूपता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम कोई भी निर्मित किया जाता है, चाहे प्राथमिक क्लास का हो, चाहे माध्यमिक स्तर का हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य अवश्य होने चाहिए। हम कोई भी विषय वस्तु लेते हैं तो उस विषय वस्तु के पीछे उद्देश्य अवश्य निकलना चाहिए। मतलब है कि हम कोई भी कार्य करते हैं बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य हम नहीं करते। मतलब है कि पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों को देखते हुए बालक जो उद्देश्य की प्राप्ति कर सके उनको देखते हुए हमें पाठ्यक्रम निर्मित करना है। अब उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का मतलब है कि कोई भी चीज उपयोगी होनी चाहिए। वही का वही हम जो भी पाठ्यक्रम में विषय वस्तु जोड़ते हैं या किसी भी विषय वस्तु को जोड़ा जाता है तो वो विषय वस्तु उपयोगी होनी चाहिए। जो भी हम विषय जोड़ रहे हैं, प्राथमिक स्तर में जोड़ रहे हैं या माध्यमिक स्तर में जोड़ रहे हैं, तो वो जो भी कार्य बच्चों से करवा रहे हैं, जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जो भी हम अध्ययन करवा रहे हैं, वो सभी उपयोगी होने चाहिए, उनके जीवन से संबंधित उपयोगी होने चाहिए, तभी वो पाठ्यक्रम में सार्थक होगा। हम पाठ्यक्रम की बात इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में रुचि तभी लेगा जब वो पाठ्यक्रम उसके जीवन से संबंधित हो, उसकी रुचि के अनुसार हो, उससे उसके काम आने वाली चीज, तभी वो उसमें रुचि ले सकता है। अब बाल केंद्रित का सिद्धांत, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी केवल बालक को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। केवल बालक को देखते हुए उसका पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। बालक किस स्तर का है, बालक की मानसिक आयु क्या है, बालक की शारीरिक आयु क्या है, बालक किस वातावरण में रहता है, बालक कैसा माहौल अनुभव करता है, उन सभी बातों को सम्मिलित करते हुए मतलब है कि पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। उसके बाद में रचनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। अब रचनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से अंतर्जातीय शक्तियां लेकर जन्म लेता है, लेकिन वह शक्तियां कब जागृत होगी? जब उसको हम मोटिवेट करें। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाता है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति वहीं रह जाता है, निरक्षर व्यक्ति वहीं रह जाता है। उसका सबसे मूल कारण यह है कि पढ़ा हुआ व्यक्ति अब अध्ययन करके पाठ्यक्रम के माध्यम से या शिक्षा हासिल करके वो अपने आप को ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। लेकिन कई ऐसे निरक्षर व्यक्ति है जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो रचनात्मक शक्तियों का उपयोग का सिद्धांत का मतलब ये है तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु को जोड़ा जाए जिससे उनको मोटिवेट हो, जिससे उनको अभिप्रेरणा मिले, जिससे वो अपने जीवन को समझ सके कि हम जीवन में हमारे जीवन के पीछे हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। इन बातों को जानकर वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब खेल एवं कार्य के प्रयोग के अंतर संबंध का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, वे सभी गतिविधियां होनी चाहिए जो एक बालक के रुचि को हो। अब गतिविधियों में देखा जाए तो वाद विवाद भी होता है, फंक्शन भी होता है, कार्यक्रम भी होता है। वैसे खेल और कार्य की जो खेल गतिविधियां वो भी एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि खेल विधि के द्वारा भी हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि खेल विधि में या खेल के द्वारा बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बच्चों की रुचि ज्यादा होती है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। तो हम खेल के माध्यम से भी अध्ययन करवा सकते हैं, शिक्षण कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। तो ऐसी कई बातें, ऐसी कई विषय वस्तु जो खेल से संबंधित है उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। अब लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी बात या कोई भी विषय वस्तु
ना तो कठोर हो और ना ही बिल्कुल हल्की हो, ना सरल हो, यानी ऐसा बीच का माध्यम हो जिसको हम परिवर्तन भी कर सके और सख्त से काम भी ले सके। लचीलेपन के सिद्धांत का मतलब है कि पाठ्यक्रम में एक लचीलापन हो, उसमें ना तो कठोरता दिखाई दे और ना ही इतना सरलता दिखाई दे कि वो कोई उपयोग में नहीं आए। तो दोनों चीज होनी चाहिए, वो एकदम लचीलापन, यानी हम उस पाठ्यक्रम को परिवर्तन भी कर सके, उसमें संशोधन भी कर सके। कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित हो जाता है जो बालक के मानसिक आयु के अनुसार नहीं होता है। मूल्यांकन और रिजल्ट और परिणामों के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि वो तो पाठ्यक्रम बहुत उसके लिए डिफिकल्ट था, तो हम उस पाठ्यक्रम को बदल सकें। ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बना हुआ होना चाहिए। अब अवकाश का सदुपयोग का सिद्धांत। अवकाश का सदुपयोग का सिद्धांत का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो घर पर भी रहकर भी वो अध्ययन कर सके, समय का सही उपयोग कर सके और पाठ्यक्रम के माध्यम से वह एक अवकाश का सही उपयोग कर सके। छुट्टी रहती है तब घर पर रहकर पढ़ाई कर सके, उसका अध्ययन कर सके और घर पर रहकर हर सवालों को सॉल्व कर सके, हर विषय वस्तु को समझ सके। ऐसा पाठ्यक्रम में उसका अवसर मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अब है सहसंबंध का संबंध। सहसंबंध का मतलब होता है कि दूसरे विषयों के साथ संबंध होना। आज जैसे भूगोल है, भूगोल पढ़ने के लिए हमको इतिहास पढ़ना जरूरी है, इतिहास पढ़ने के लिए हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इन विषयों को पढ़ने के लिए हिंदी भी पढ़नी जरूरी है, संस्कृत भी पढ़ना जरूरी है, राजनीति विज्ञान भी पढ़ना जरूरी है, नागरिक शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। हर विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी विषय सर्व संपूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। यानी पाठ्यक्रम में ऐसी बातों को सम्मिलित किया जाए जो सभी विषयों से रिलेटेड हो, सभी विषयों से सहसंबंध रखता हो, तभी वो एक बालक हर तरह का अपना ज्ञान बढ़ा सकता है, हर विषय का ज्ञान बढ़ा सकता है। इसके बाद में विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत होता है कि पाठ्यक्रम में वह विषय वस्तु को जोड़ा जाए जिससे एक बालक को उसके विकास की प्रक्रिया मालूम पड़ सके, उसका कहाँ तक विकास हुआ है और उसको आगे कितना विकास करना है, उस विकास की प्रक्रिया का पता चल सके। ऐसे विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, अगर उसको जब तक अपने विकास का मालूम नहीं होगा, अपने जो कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रगति का पता नहीं चलेगा, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं होगा, उससे अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, उससे उत्साह पैदा नहीं होगा कि मुझे और कितना कार्य करना है और मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ। तो उस कार्य के पीछे क्या होना चाहिए, उस सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी उस विकास मालूम होना चाहिए कि उसका विकास तक हुआ है। उसके बाद में रुचि का सिद्धांत। रुचि देखो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इंटरेस्ट, यानी बच्चा तभी कोई भी कार्य में तभी इंटरेस्ट लेगा जब उस कार्य में उसकी रुचि। आज साइकिल चलाना, टीवी देखना, नए नए दोस्तों को मनाना, घूमना फिरना, ये सब क्या है, रुचि के अंदर आता है। अब रुचि के अकॉर्डिंग अगर पाठ्यक्रम निर्मित नहीं होता है तो बच्चा कभी भी पढ़ने में या शिक्षा अर्जित करने में उसका ध्यान नहीं होगा। इसलिए पाठ्यक्रम में वह सभी बातें, यानी पाठ्यक्रम में रुचि, यानी बालकों की, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में अगर इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर पाठ्यक्रम सही प्रकार से नहीं बनेगा और सही तरह से नहीं बनेगा। अब व्यक्ति की आवश्यकता का सिद्धांत। आज प्रत्येक व्यक्ति की इस जीवन में, इस संसार में कोई न कोई आवश्यकता जरूर होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब एक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है और पाठ्यक्रम में उन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए, उन सभी आवश्यकताओं को विस्तारित रूप देते हुए पाठ्यक्रम में अगर निर्मित होगा तो पाठ्यक्रम को अध्ययन करने में, पाठ्यक्रम में रुचि रखते हुए बालक उस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अब ऐसे कई बार है कि जैसे तेरा कि
पाठ्यक्रम जीवन शैली से संबंधित है, जीवन शैली से संबंधित, यानी पाठ्यक्रम एक व्यक्ति एक बालक के जीवन शैली से संबंधित होना चाहिए, उसकी कार्य जो उसके जीवन शैली है उस जीवन शैली से संबंधित होना चाहिए, तभी वो उस पाठ्यक्रम में रुचि ले सकता है, पाठ्यक्रम को अपना सकता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में प्रश्न भेजकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा। और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम और पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं, क्योंकि आपकी उपस्थिति दर्ज करना जरूरी है। धन्यवाद।